हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अनलर्निंग पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, अनलर्निंग पाठशाला में अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हम जेई मेन के पुराने क्वेश्चंस को देख रहे हैं और उनसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। आज जो हम लेने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 3 लेने वाले हैं, जिसमें हम जेई मेन 2015 और 18 के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कई सारे नए कंसेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, जो मैं आपको इस वीडियो के बाद बताऊंगा कि वो क्या क्या नए कंसेप्ट से थे जिसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे। चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट करे चालू करते। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 1? 2 Faraday of electricity is passed through a solution of CuSO4, mass of copper deposit at the cathode is। सबसे पहले आप कैथोड की रिएक्शन लिखिए। कैथोड में क्या रिएक्शन होगी? Cu+2 आपका जो भी होगा सॉल्यूशन से आएगा, +2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा और फिर वो क्या बनाएगा? कॉपर। अब इस इक्वेशन से अपन ने कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन when passed, then 1 mole of copper is deposit। ऐसे बोल सकते हैं आप। सिंपल स्टोक्योमेट्री वाली इक्वेशन के हिसाब से अपन ने बोल लिया कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन जब अपन पास करेंगे तो कॉपर कितना मोल डिपॉजिट होगा? 1 मोल। तो डायरेक्ट ही आप इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1 फेरेडे। 2 मोल का कितना चार्ज होगा? 2 फेरेडे। ठीक है, 2 फेरेडे जब चार्ज पास करते हैं तो कितना मोल आपका कॉपर डिपॉजिट होता है? 1 मोल। 1 मोल का मास कितना होता है? 63.5 ग्राम। इसका मतलब 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर विल बी डेपोजिट। अब आप क्वेश्चन में देखिए कि चार्ज कितना पास हुआ है? 2 फेरेडे ही पास हुआ है। इसका मतलब कॉपर कितना बनेगा? 63.5 ग्राम ही आपका बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था इलेक्ट्रोलिसिस का। ऐसे क्वेश्चंस जल्दी हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं, तो क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़ना है। इसमें न्यूमेरिकल नाम की कोई चीज ही नहीं लगी। सिंपल इक्वेशन से ही आंसर निकाल लिया अपन ने, क्योंकि चार्ज पास भी उतना ही बता रखा था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ वेरिएबल अपोजिट एक्सटर्नल इज अप्लाइड टू द सेल। ये सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के सेकंड नंबर पेज में लिख रखा है जब आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू होता है। जब पी एक्सटर्नल 1.1 से कम होगा तब तो सेल किसके जैसा काम करेगा? इस केस में आपका क्या होगा? गैल्वेनिक सेल। ये वाला सेल किसके जैसा काम करेगा? गैल्वेनिक सेल। और यही एक्सटर्नल अगर 1.1 से ज्यादा होता है तो ये सेल किसके जैसा काम करेगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो फर्क क्या होगा कि इस केस में गैल्वेनिक सेल में तो Zn आपका एनोड होगा, और इस केस में जब आपका ये एक्सटर्नल 1.1 से ज्यादा होता है तब इस केस में कॉपर आपका क्या होगा? एनोड होगा। और अपन सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां होते हैं? एनोड से कैथोड। तो एनोड की पोलैरिटी चेंज होगी बेटा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो अभी भी अपन यही बोलेंगे एनोड टू कैथोड होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। तो इसे अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। ई एक्सटर्नल बदलने से आपका क्या होता है? गैल्वेनिक सेल से इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से सवाल आपको करना है। सेम यही कंसेप्ट एनसीईआरटी के सेकंड पेज में बता रखा है जिस समय आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू हुआ है। इसका मतलब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी से ही पूछा गया है, उसी के लॉजिक से। तो एनसीईआरटी में जो भी चीजें बताई जाती है आपको, वो तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। और हर एक चीज को, हर एक पन्ने को अपन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, खासकर एनसीईआरटी के पन्नों को। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज दिस सबका रिडक्शन पोटेंशियल बता रखा है। पीएच 3 पे बताना है कि पर मैग्नेट किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो हम जहां जहां पे आपका इसका ई रिडक्शन, किसका ई रिडक्शन? MnO4 माइनस का Mn+2 से, इसका ई रिडक्शन जिस जिस वाले ई रिडक्शन से ज्यादा होगा, ठीक है, किस किस ई रिडक्शन वाले से? Cl2 वाले से, Br2 वाले से और I2 वाले से, वहां वहां ये क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज कर सकता है। किसको?
ऑक्सीडाइज दोज आयंस। अब क्योंकि इसने बोल रखा है पीएच 3 पे आपको बताना है, तो हम पहले सबसे पहले इसकी रिडक्शन रिएक्शन की पूरी इक्वेशन अच्छे से लिखेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है। Mn यहाँ पे देखो किस में है, +7 में, यहाँ पे क्या है +2 में। इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, गेन हुआ है, ये रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, अब ओवरऑल चार्ज देखिए आप इसमें कैसे क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे आपका -6 हो गया चार्ज, और यहाँ पे क्या हो गया +2। इसका मतलब अपन को H+ कहाँ पे डालना पड़ेगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा। कितना डालना पड़ेगा जिससे कि चार्ज +2 आ जाए, 8H+ डालना पड़ेगा। जैसे ही आपने 8H+ डाल दिया, इसको काट दो क्योंकि चार्ज अब बैलेंस हो चुका है। अब यहाँ पे 8H+, तो इसका ई रिडक्शन आप निकालिए, कितना आ रहा है, E0 -0.59 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 5, और लॉग 1/10 की पावर -3, इसका आपका क्या हो जाएगा 8। तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, E0 -0.05 इंटू, अगर इसको अपन 10 की पावर -24 लिख देते हैं, 24 ऊपर आ जाएगा, ऊपर पॉजिटिव हो जाएगी पावर, तो 24/5 लगभग इतनी वैल्यू आ जाती है। E0 से आपकी कितनी कम आ जाएगी, 0.01, तो 0.24 मतलब 1.51 माइनस 0.24, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.3। 1.3 को अगर माइनस करा पॉइंट माइनस किससे, -3 से, करक भी देते हैं एक बार, 1.51 0.24, ये आपका आ जाएगा 7, ये आपका आ जाएगा 2, 1.27। अब ये देखो 1.27 है लगभग, ठीक है। अब ये 1.27 किस किस से बड़ा है, तो आप देख लीजिए, क्या Cl2 से बड़ा है, नहीं है। इसका मतलब इसमें ये वाली रिएक्शन जो है, इसमें आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं आएगी। ओवरऑल सेल आपका स्पॉन्टेनियस वाला नहीं आएगा, क्योंकि फिर वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। ई सेल ओवरऑल आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव। ई सेल ओवरऑल पॉजिटिव के लिए जो भी ई रिडक्शन आ रहा है MnO4 माइनस से Mn+2 पे, pH 3 पे, जो कि हमने निकाल लिया 1.27 आ रहा है, वो जिस जिस ई रिडक्शन से ज्यादा होगा वहां पे MnO4 माइनस कैथोड के जैसा काम करेगा। ये क्या है, नेसेसरी कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन। दिस रिएक्शन कौन सी, MnO4 माइनस से Mn+2 टू एक्ट एज कैथोड फॉर स्पॉन्टेनियस या स्पॉन्टेनिटी के लिए ये रिएक्शन आपकी कैथोड पे होनी चाहिए। और वो कब पॉसिबल है, जब ओवरऑल MnO4 माइनस से Mn+2 का pH 3 पे ई रिडक्शन बाकी सारे ई रिडक्शन से क्या हो, ज्यादा हो। अब Cl2 में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसका मतलब Cl- को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। इससे तो ज्यादा है 1.07 से 1.27, इसका मतलब Br- का पॉसिबल है। Br- का क्या है, ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। SeI- का पॉसिबल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो आपको बस नेसेसरी कंडीशन देखनी थी MnO4 माइनस की एज अ कैथोड के जैसे काम करने के लिए, बस आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गैल्वेनाइजेशन इज अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ, किसी भी मेटल पे जब आप Zn की कोटिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो ये बाय हार्ट आपको याद होनी चाहिए डेफिनेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। व्हाट विल बी अकर इफ ब्लॉक ऑफ कॉपर मेटल इज ड्रॉप्ड इन अ बीकर कंटेनिंग ZnSO4। अब आप सोचिए कि Cu को अपन ने Zn+2 के अंदर डाला है। अब देखो कॉपर का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि Zn का ऑक्सीडेशन ज्यादा पॉसिबल होता है, तो इसका Zn का रिडक्शन कभी पॉसिबल ही नहीं होगा और कॉपर का ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होगी ही नहीं, इसका मतलब नो रिएक्शन विल अकर। रीजन क्या बोलेंगे आप, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन
Zn, इसलिए ही रिएक्शन आपकी नहीं होगी। अब वही रिएक्शन आपकी ऐसी होती कॉपर +2 और Zn, तो इस केस में आपका Zn ऑक्सीडाइज हो जाता है Zn+2 में और कॉपर +2 चल जाता है Cu पे। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। तो इसमें अपन बोल सकते थे कि आपका Cu+2 जो है वो कॉपर डिपॉजिट होता रहेगा जिंक की रॉड पे, और जिंक की रॉड टूटती जाएगी और वो सॉल्यूशन में जाती जाएगी। क्योंकि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है तो नो रिएक्शन विल अकर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? करोजन ऑफ आयरन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय परफॉर्मिंग अ इम्परमिएबल बैरियर एट इट्स सरफेस। बिल्कुल सही चीज, इसी को तो बोलते हैं सैक्रिफिशियल कैथोड, ठीक है, या सैक्रिफिशियल एनोड, सॉरी कैथोड नहीं, सैक्रिफिशियल एनोड। आप आयरन के ऊपर कोई ऐसा मेटल लगा दो जो ज्यादा, जिसका ऑक्सीडेशन हो, आयरन से ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, तो वो एज अ बैरियर के जैसे काम करेगा। आयरन का करोजन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा या मिनिमाइज हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, सही। लेकिन तब भी अपन बाकी सारे ऑप्शन भी देखते हैं। आयरन करोड्स इन ऑक्सीजन फ्री वाटर, नहीं बेटा, आयरन का जब भी रस्टिंग होती है, रस्टिंग होती तब है जिस समय आपका एयर और वाटर दोनों हो, वरना रस्टिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक है, दूसरा बोल रहा है आयरन करोड्स मोर रैपिडली इन सॉल्ट वाटर बिकॉज इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल इज हाइयर। नहीं, रीजन ये नहीं है। सॉल्ट वाटर में रैपिडली करोजन क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, ज्यादा अच्छे से हो जाता है, तेजी से हो जाता है, एज कंपेयर टू डिस्टिल वाटर। सॉल्ट वाटर में आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो काफी अच्छे से होता है क्योंकि उसमें आयंस होते हैं बाकी, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो के कैरियर के तौर पे काम आते हैं, इसलिए रस्टिंग थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। तो ये रीजन नहीं है इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। फोर्थ क्या है, करोजन ऑफ आयरन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय परफॉर्मिंग अ कांटेक्ट विद अनदर मेटल हैविंग हायर रिडक्शन पोटेंशियल। नो, हायर रिडक्शन पोटेंशियल नहीं, हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता ना तो ये आपका स्टेटमेंट पॉसिबल था। अगर करोजन को रोकना है तो आयरन के ऊपर ऐसी कोटिंग करो किसी ऐसे मेटल की जिसका ऑक्सीडेशन ज्यादा अच्छे से हो एज कंपेयर टू आयरन। तो इसमें अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता तो आपका ये स्टेटमेंट सही था, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट सबका आपको बता रखा है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग पोटेंशियल कौन, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जिसका खुद का ऑक्सीडेशन ये इजीली होगा, जिसका ऑक्सीडेशन क्या होगा, इजीली होगा, वो सबसे अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन क्या होना चाहिए, इजी होना चाहिए। इसका मतलब एसओपी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब एसआरपी इसका उल्टा, सबसे कम जिसका एसआरपी होगा, तो कंक्लूजन अपन ने क्या निकाला, सबसे कम एसआरपी जिसका होगा वो होगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो एसआरपी सबसे कम किसका है बेटा, साइन के साथ देखना है, इस चीज में गलती मत करना। किसका है एसआरपी सबसे कम, इसका है, सीआर वाले का। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा आपका, सीआर। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग मतलब खुद का ऑक्सीडेशन, तो आंसर अपन को सीआर पे क्लिक करना है, ना कि Cr+3 में, क्योंकि Cr+3 का तो रिडक्शन होगा। और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे काम कराने के लिए वो एलिमेंट का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। तो आंसर क्या होगा, Cr। ठीक है, तो सेकंड वाले ऑप्शन को मत क्लिक कर देना जल्दबाजी में। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, व्हाट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल? इस हाफ सेल रिएक्शन का आपको क्या बताना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का और प्लस कर देना, ठीक है, मिस टाइपिंग हो गई है। तो 3 इलेक्ट्रॉन का आपका इसमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। इस हाफ सेल का आपको क्या निकालना है, ई नॉट। मैं पहले भी बताया है,
जब भी आपको किसी हाफ सेल रिएक्शन का ई नॉट बताना हो तो बाकी दो रिएक्शन का एल्जेब्रा से करके आपको तीसरे हाफ सेल का आपको क्या निकालना होता है, ई नॉट निकालना होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा जी वाली चीज को लाएंगे। तो देखो Fe प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये Fe, इसको अपन बोल देते हैं E1। क्या बोल देते हैं इसको, फर्स्ट इक्वेशन है ये, तो इसको अपन ने E1 बोल दिया। इसका मान लेते हैं, इसका ई रिडक्शन कितना है E1, और इसका कितना है E+3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव Fe+2, इसका क्या है E2। इसको सेकंड इक्वेशन है तो इसका E2 लिख देते हैं अपन। अब अपन को मेन रिएक्शन क्या चाहिए, आप इस रिएक्शन को लिख दीजिए। अपन को क्या चाहिए, Fe+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव Fe, बस ये चाहिए अपन को नेट रिएक्शन। ठीक है, अब ये नेट रिएक्शन इन दोनों रिएक्शन की मदद से कैसे आएगी, तो आप इसके बारे में मन में सोचिए। आपको Fe+3 चाहिए रिएक्टेंट साइड, इसका मतलब सेकंड वाली इक्वेशन को सीधी ही रखना है। Fe आपको कहाँ चाहिए, प्रोडक्शन में, प्रोडक्ट में चाहिए। फर्स्ट वाली इक्वेशन में भी कहाँ है, प्रोडक्ट में चाहिए। इसका मतलब दोनों इक्वेशन को आप प्लस करोगे तब जाके आंसर आएगा। तो ऐसा मत कर देना कि ये E3 या थर्ड रिएक्शन इसको मान लेते हैं, E3 इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ऐसे कभी नहीं करना है। ये गलती आपको नहीं करनी है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि कई बच्चे इसकी गलती करते हैं और उनका आंसर गलत आ जाता है। ई सेल आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्या बोला मैंने, ई सेल is not intensive property, या E naught is not intensive property, therefore it is not additive in nature। it is not additive in nature, तो इसमें अपन मदद किसकी लेंगे, डेल्टा जी की। तो यहाँ पे पिक्चर में क्या आएगी, डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन निकालना है तो यहाँ पे नॉट लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या लिख सकते हैं, NFE3 माइनस NFE1 माइनस NFE2 माइनस 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 कट गया, n की वैल्यू डाल दीजिए और E की वैल्यू डाल दीजिए। तो E3 तो अपन को पता नहीं है लेकिन n की वैल्यू तो अपन को पता है। इस नेट इक्वेशन में कितनी आ रही है, 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। इसमें नेट इलेक्ट्रॉन का कितना एक्सचेंज हुआ, फर्स्ट इक्वेशन में 2, तो 2 इंटू E1 प्लस 1 इंटू E2। तो नेट इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, E3 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 0.47 प्लस 0.77 अपॉन 3। तो इसकी वैल्यू आप निकाल दीजिए कितनी आ रही है, 0.47 को मल्टीप्लाई बाय 2 से करा तो ये आ जाएगा आपका 0.94, और 0.77 से माइनस कर दिया, ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। तो ये कितना आ रहा है आपका 7, और ये आपका 1, तो 0.-0.17/3, 0.06 के आसपास आ रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, -0.057। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको अलजेब्रा लगानी थी, बस आंसर आपका आ जाता। तो इसमें हम इस क्वेश्चन से क्या सीखे कि कभी भी तीसरी हाफ सेल रिएक्शन का आपको दो हाफ सेल रिएक्शन से ई नॉट निकालना हो तो ई नॉट इज नॉट अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज नॉट एडिटिव इन नेचर। आपको हमेशा डेल्टा जी के एक्सप्रेशन की मदद लेनी है, तभी आंसर आपका सही आएगा, वरना गलत आंसर आ जाएगा, भेजे में भी गलत कंसेप्ट जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू, इस कंसेप्ट को। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अपन के, क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन एक्वस सॉल्यूशन। ये आपको डाटा बता रखा है। क्वेश्चन में आप सब जगह देखो, दो ऑक्सीडेशन स्टेट को अलग अलग मेटल से कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो अपन इसमें एक कंसेप्ट निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट is more stable
when E naught SRP is more negative। कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल दूसरी वाले से कब होगी, जब उसका ई नॉट एसआरपी क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि तभी रिएक्शन आपकी क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अब हर एक ऑप्शन को देखते जाओ, ठीक है। जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी आपकी ई नॉट एसआरपी, जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबल होगी। इसका मतलब रिएक्शन उतनी ही ज्यादा क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और हम यही चाहते हैं, कोई भी चीज अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसकी रिएक्शन नहीं हो रही, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, ऑब्वियस ही बात है। और अगर कोई भी चीज की रिएक्टिविटी ज्यादा है, अच्छी खासी है, स्पॉन्टेनियस है, तो इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन स्टेट हिल्ली डुल्ली है, बेकार है, वो चेंज हो जाती है अपने आप ही, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, जिसका ई नॉट एसआरपी क्या होगा, मोर नेगेटिव। तो अपन अब देखते हैं Al+3 Al+1 इज मोर स्टेबल देन Al+3। तो अपन इसको कंपेयर करते हैं Al+1 को और Al+3 को। तो इसको कंपेयर करा और इसको कंपेयर करा। अब Al+1 पॉजिटिव में है, Al+3 आपकी क्या है, नेगेटिव में। ज्यादा नेगेटिव कौन सी है, Al+3 वाली। इसका मतलब Al+3 ज्यादा स्टेबल है Al+1 से। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत। सबको आया समझ में, क्योंकि ये ज्यादा पॉजिटिव है आपकी Al+1 वाली, इसका मतलब ये कम स्टेबल है, लेस स्टेबल देन Al+3। नेक्स्ट उसमें चलते हैं, Tl+3, Tl+3 मतलब ये वाला, और किसका, Al+3 का, Al+3 मतलब ये वाला। इन दोनों को कंपेयर करो, कौन ज्यादा नेगेटिव है, Al+3। इसका मतलब ज्यादा स्टेबल कौन है, Al+3। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई बात समझ में। Tl+1 इज मोर स्टेबल देन Al+3। Tl+1 कहाँ है भैया, Tl+1 ये रहा। अलग अलग सिंबल आप बना दो ताकि आपका रिप्रेजेंटेशन फटफट होता जाए। Tl+1 और Al+3, तो ये रहा Al+3, इन दोनों को अपन ने बना दिया। अब देखो ज्यादा नेगेटिव किसकी है, Al+3 की, किससे, Tl+1 से। इसका मतलब Al+3 ज्यादा स्टेबल है किससे, Tl+1 से। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। Tl+1 इज मोर स्टेबल देन Al+1। Tl+1 मतलब ये वाली इज मोर स्टेबल देन Al+1 मतलब ये वाली। दोनों को आपने कंपेयर कर दिया, ज्यादा नेगेटिव किसकी है, Tl+1 की। इसका मतलब Tl+1 ज्यादा स्टेबल है किससे, Al+1 से। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे करके धीरे पाई करके आपको अच्छे से एक पहले कंक्लूजन निकालना है ऑप्शन के हिसाब से। तो हमने कंक्लूजन पहले ही लिख दिया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट कब ज्यादा स्टेबल होगी, जब रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। उसके लिए आपका ई नॉट एसआरपी क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव। बस ये कंसेप्ट लगाया, सारे ऑप्शन को देखा, फटफट आंसर निकाल दिया। आई बात समझ में। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द आयन डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। जो आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो आपके डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता है। अब इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है, 3d5 आ रहा है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और अपन सब लोग जाते हैं हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिस वजह से Mn+2 आपका रिएक्ट करता ही नहीं है डाइल्यूट एसिड्स के साथ, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1। बाकी सब में हाँ। तो चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। क्या कहना चाहता है 11th क्वेश्चन, टू फाइंड द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ M+3 टू M इलेक्ट्रोड फॉलोइंग सेल इज कॉन्स्टिट्यूटेड। मतलब M का आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और Ag का क्या हो रहा है, रिडक्शन, वो Ag+ से Ag में जा रहा है। EMF ऑफ सेल कितना है, 0.421 इतने टेम्परेचर पे। स्टैंडर्ड पोटेंशियल इस हाफ सेल रिएक्शन का आपको बताना है।
तो बहुत सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ई सेल गिवन है जो कि कितना है एट दिस इंस्टेंट एट दिस कंसंट्रेशन 0.421 वोल्ट। ठीक है, अब देखो ई नॉट सेल कितना होगा आपका, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड आपका क्या है बेटा, एजी का है, और एजी का कितना है 0.8, 2 नहीं 0.8 क्वेश्चन में गिवन है, माइनस इसका आपको गिवन है नहीं तो आप x ले लीजिए। अब आप देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने गेन हुए, एक, इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस कितने हुए, 3, एलसीएम लो इसका 3 आएगा, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हो गए 3। आप नस्ट इक्वेशन लगा दीजिए, ई सेल इज इक्वल टू 0.8 माइनस एक्स माइनस 0.059 अपॉन 3 जो कि एलसीएम है आपका इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज को बताएगा, लॉग, अब देखो Ag प्लस तो किस में आएगा रिएक्टेंट साइड, और ये कितना आएगा 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज क्या है बराबर है। ओवरऑल रिएक्शन आपकी क्या होगी, M प्लस 3Ag प्लस गिव M प्लस 3 प्लस Ag। M प्लस 3 की कंसंट्रेशन आपको पता है कितनी है 0.01, तो अपन डायरेक्ट इसमें पुट कर देते हैं 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 10 की पावर माइनस 2 की पावर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे पावर 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6, इसका मतलब इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10 की पावर माइनस 3। 10 की पावर माइनस 3 अगर ऊपर जाएगा 10 की पावर 3 बन जाएगा, इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.421, 0.8 माइनस एक्स माइनस 0.59, 0.06 लिख देते हैं, 3 इंटू 3 क्योंकि 10 की पावर 3 आ जाएगा, तो ये 3 कट गया आपका, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.74 माइनस एक्स 0.421, 0.74 को माइनस कीजिए आप 0.421 से, ये आपका 9, ये 1 और ये 3, तो 0.319 लगभग, तो 0.38 अप्रोक्सीमेट आपको आंसर निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है आपको, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे करके नस्ट इक्वेशन का बेहतरीन क्वेश्चन बन गया ये। ठीक है, इतना बेहतरीन नहीं कह सकते अपन क्योंकि इतना कंसेप्चुअल नहीं है, सिंपल आपको नस्ट इक्वेशन लगानी थी, हमेशा आपको ई सेल निकालना होता है ज्यादातर क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन में आपको एनोड का निकालना था बस, ई नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ लॉन्ग शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय पासिंग थ्रू 100 एम्पियर करंट सो दैट ऑक्सीजन रिलीज कैन completely burn 27.66 ग्राम ऑफ डाइबोरेन। डाइबोरेन क्या होता है बेटा, B2H6, इसकी कंबशन रिएक्शन आप करा दीजिए। आप पहले देखिए कि स्टोक्योमेट्री के हिसाब से 1 मोल ऑफ B2H6 को कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो अपन यहाँ पे क्या बना देंगे BO3 ऐसा कुछ प्लस B2O3, सॉरी कंबशन रिएक्शन है B2O3 प्लस H2, तो B आपका 2 है, ऑक्सीजन आपका 3, ये आपका कितना है 0, H कितना है 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, ऑक्सीजन की कितनी जरूरत पड़ जाएगी 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, इसका मतलब 1 मोल को कितनी रिक्वायरमेंट होती है 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन की। तो अपन देख लेते हैं करंट पास जिस हिसाब से किया है तो अपन को पता लग जाएगा ऑक्सीजन कितनी मिली है। तो आप देखिए इस इक्वेशन में देखिए H2O इलेक्ट्रोलाइज करके क्या बनाता है H2 प्लस हाफ O2, ये रिएक्शन होती है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने होते हैं 2 होते हैं। अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे +1 से किस में चला गया 0, ऐसा हाइड्रोजन कितने हैं 2, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हुए 2, बाकी आप ऑक्सीजन से भी देख सकते हो -2 से किस में जा रहा है 0, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हो गए 2, तो आप किसी भी चीज से निकालो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आपके कितने निकलेंगे 2। अब देखो
2f जब चार्ज पास करते हैं तो आपका कितना मोल बनता है ऑक्सीजन का, इतना बनता है। क्योंकि अपन सब लोग जानते हैं। अब 2f कैसे पता चला? ऑब्वियस ही बात है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1f, तो 2 मोल का कितना होगा 2f। तो 2f का अगर चार्ज आप पास करते हो तो हाफ मोल बनते हैं किसके? ऑक्सीजन के। ठीक है, हाउ लॉन्ग ऐसे बोला है। और डाइबोरेन का कितना मास यूज हुआ है बर्न करने के लिए कंप्लीटली? 27.66। डाइबोरेन का मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लीजिए, कितना आएगा? 2 इंटू 10.8 प्लस 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21.6 और 6 और 27.6, इसका मतलब 1 मोल को कितनी रिक्वायरमेंट होती है? 3 मोल ऑक्सीजन की। अगर आपको 3 मोल बनाना है तो उसके लिए चार्ज कितना पास करना पड़ेगा? अब उल्टा चलो, आधे मोल कब बनते हैं? जब 2f चार्ज पास करते हैं। 3 मोल जब फॉर्म होंगे, इसका मतलब चार्ज पास कितना होगा? तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, चार्ज पास कितना हो जाएगा? 2f इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये कितना आ जाएगा पूरा का पूरा? 12f। तो 12 इंटू 96500 कूलम जब आप पास करोगे। अब करंट तो आपको पता नहीं है, अच्छा करंट आपको पता है, टाइम पता नहीं है। 100 इंटू टाइम, तो टाइम निकाल लेते हैं कितना आ रहा है? 965 इंटू 12। अगर ये सेकंड्स में है, आवर्स में अगर आपको निकालना है तो आप किससे डिवाइड कर दोगे? 3600 से आप क्या कर दोगे? डिवाइड कर लोगे। तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाएगी ये आपको निकालना पड़ेगा। ये 1000 समथिंग अगर कुछ मान लें अपन, अगर 1000 इंटू 1200 बाजार 12000 बाय 36 बाय 120 बाय 36, तो 10/3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3.2। तो सब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। बाकी इसकी आप वैल्यू भी निकाल के देख लीजिए कितना आ रहा है। इसको अगर अपन देखें तो 1, ये आपका कितना हो जाएगा? 300 मतलब 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो आंसर आपका 1 ही आएगा। कंफर्मेशन भी मिल गई। तो ऐसे करके बहुत सिंपल क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिसिस का, उसको मोल कंसेप्ट के साथ मिला दिया। तो 2018 का ये वाला जो क्वेश्चन था, ये आपका बेस्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और रिवीजन में भी हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि इसमें मोल कंसेप्ट प्लस इलेक्ट्रोलिसिस दोनों मिला दिया। पहला तो मोल कंसेप्ट से आपको ये पता लग जाएगा कि ऑक्सीजन कितनी मिली असल में। फिर आपने ये चार्ज पास देखा कि 2f का जब चार्ज पास करते हैं आधा मोल बनता है, 3 मोल कब बनेंगे? जब इतना पास करेंगे। चार्ज पास करने से फिर आपको पता चल जाएगा कि टाइम कितना खर्च किया था आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रिवीजन में हेल्प करेगा वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द एसिडिफाइड वाटर, वापस से वाटर का क्वेश्चन है। 112 ml of hydrogen at NTP was collected at the cathode in 965 सेकेंड। ये तो और भी ज्यादा सिंपल हो गया और सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन है। वापस से वही इक्वेशन, H2O गिव H2 प्लस हाफ O2, ये हो जाता है आपका। वापस से वही बोलेंगे 2f चार्ज जब पास करते हैं तो आपको हाइड्रोजन कितनी मिलती है? 1 मोल। 1 मोल मतलब 1222400 ml हाइड्रोजन आपको क्या मिलती है? फॉर्म मिलती है। लेकिन अगर आपकी बनी कितनी है? 112 ml, इसका मतलब आपने जो चार्ज पास किया है वो 2f से कम किया है। तो चार्ज पास इसका आप यूनिटरी मेथड से निकाल लीजिए, कितना आएगा? चार्ज पास इज इक्वल टू 2f इंटू 112 अपॉन 22400, ये हो जाएगा ये 1/200, इसका मतलब f/100, f/100 मतलब 965 कूलम। ठीक है, करंट पास निकालना है और चार्ज क्या होता है? I इंटू टी, तो I इंटू टाइम कितना है आपका? 965। तो करंट कितना पास किया आपने? 1 एम्पियर, तब जाके आपका
ये 112 ml बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, when 9.65 ampere current was passed through 1 hour into nitrobenzene in acidic medium, amount of p amino phenol is produced। तो आप पहले रिएक्टेंट देख लीजिए। रिएक्टेंट आपका क्या है? नाइट्रोबेंजीन। सबको फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। ऐसा हो गया आपका, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका? पी अमीनो फिनॉल। तो यहाँ पे आप NH2 लिख दीजिए, यहाँ पे आप OH लिख दीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखिए, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए या कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। मुझे नहीं पता इलेक्ट्रॉन गेन कितने हुए या लॉस हुए, मैं पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा तभी मैं आपको कुछ बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन गेन कितने हुए, इलेक्ट्रॉन लॉस कितने हुए। तो अपन क्या करते हैं, नाइट्रोजन का पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि अपन को इसकी शक्ल से लग रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। तो नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? देखो, ऑक्सीजन की वजह से तो ये पूरा का पूरा -2, ठीक है। इसका अगर अपन पूरा एक्सपांडेड फॉर्म दिखें तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको। ये O-, ये M+। तो देखो, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, ये वाला बॉन्ड तोड़ा। इस बॉन्ड की तोड़ने की वजह से अभी देखो, इससे जुड़ने वाला एटम क्या है? कार्बन। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन नाइट्रोजन से कम है, इसका मतलब इसके ऊपर इमेजिनरी चार्ज -1 आएगा बॉन्ड तोड़ेंगे तो। इस बॉन्ड को तोड़ने से नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा? +1। इस ऑक्सीजन को तोड़ने से क्या आएगा? +3। ऊपर से +1 और था, और इस वजह से -1, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया? प्लस। ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा इसके पास? आपका +4। ये तो आ गया +4। इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया? +4। एक बार वापस से कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि कोई गलती नहीं हो। दोनों बॉन्ड तोड़े आपने ये वाले, तो इसकी वजह से प्लस, अच्छा इसकी वजह से +2 आएगा, तो +3 आएगा, क्योंकि +1 पहले से, इस ऑक्सीजन की वजह से +2, इसका +1 और इसका -1 कट गया, तो +3 आएगा। सॉरी, +4 नहीं आएगा, तो +3 आ गया, ठीक है। इस नाइट्रोजन का देखो, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3। तो देख सकते हो नाइट्रोजन में क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं। अब देखो, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, तो 6 इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं? गेन। नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए इस पूरे कंपाउंड में? नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 6 इलेक्ट्रॉन, तब जाके वो -3 में आया। अब देखो, और किसी की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है क्या? हो रही है। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन से अभी क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। बाकी ये तो सारे के सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सेम है। इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा उसी की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर आता है। हाइड्रोजन की वजह से इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? अब देखो, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा? -1। ऑक्सीजन से इसकी क्या होती है? कम होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा? +1। इसका मतलब कार्बन ने इलेक्ट्रॉन कितने लॉस किए? 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए? लॉस। तो ओवरऑल पी जो भी है, नाइट्रो बेंजीन ने 4 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? गेन। इस पूरे कंपाउंड में नाइट्रोजन की भी ऑक्सीडेशन चेंज हुई है और कार्बन की वजह से भी हुई है। तो ओवरऑल नाइट्रोबेंजीन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो अपन यहाँ पे क्या इक्वेशन लिख देंगे? 4 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? गेन। अब आप आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। पी नाइट्रोफिनॉल आपका कितना प्रोड्यूस हुआ? तो पी नाइट्रोफिनॉल देखो, सबका ग्राम में बताना है, ठीक है। तो पहले इसका अपन क्या करते हैं, मोलर मास निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा। तो फॉर्मूला पहले इसका लिख दीजिए, कितना आएगा? C6H4NH2OH। तो इस वजह से आपका कितना आ जाएगा? 72 +4 +14 +2 +16
+1 ऐसा हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू लगभग कितनी आ रही है 72 + 4 76 76 प्लस 2 कर लेते हैं 76 + 2 78 78 + 1 79 79 + 30 79 + 30 तो ये 109 आ गया 109 ग्राम। ठीक है आ गया। अब इस इक्वेशन को देखो हमें सिर्फ इससे मतलब है मोल कंसेप्ट लगाओ इसमें 4F का जब चार्ज पास करते हैं तो पी नाइट्रोफिनॉल के कितने ग्राम मिलते हैं 109 ग्राम आपका पी अमीनो फिनॉल मिलता है इतना मिलता है। पर अपन ने चार्ज कितना पास किया है 9.65 इंटू 1 आवर मतलब 1 आवर मतलब 3600 आपने चार्ज पास किया है 3600 सेकंड कर दिया आपने एम्फेयर इंटू सेकंड कूलम होता है। तो इससे चार्ज पास कितना है इससे आपका पी फिनॉल पी अमीनो फिनॉल कितना मिल जाएगा तो अमाउंट ऑफ पी अमीनो फिनॉल कितना फॉर्म्ड होगा 109 इंटू 9.65 इंटू 3600 अपॉन 4 इंटू 96500 इंटू 100 कर देते हैं क्योंकि इसका पॉइंट अपन को हटाना है। तो ये गया 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 तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 109 बटा 100 इंटू 9 तो ये लगभग 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा तो 9.81 आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था बस आपको इसमें ओवरऑल इलेक्ट्रॉन गेन कितना हुआ या इलेक्ट्रॉन लॉस कितना हुआ ये देखना था बस सिंपल इसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन था। इस टाइप के जो कंसेप्ट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं और ऐसे क्वेश्चन आने की चांसेस और भी ज्यादा हो जाती है। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के बस आपका इलेक्ट्रोलिसिस का ही होगा बस खेल इस चीज का होगा कि एक नया कंसेप्ट एक ला देती है आईआईटी जेईई जिसके लिए पूरा एग्जाम अपने ऑल ओवर इंडिया फेमस है। तो हम आपको ऐसी चीजें बताते रहेंगे आपको हमारे साथ लगे रहने के लिए बस एक बहुत सिंपल सी चीज करनी है आपको हमारे अनलर्निंग पाठशाला के बेल आइकन को दबाना है जिससे कि आपके पास तुरंत मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि भैया हाँ भैया नया वीडियो आ गया है आज हम इसको देख लेते हैं नया कंसेप्ट सीखते हैं एक नई शुरुआत करते हैं अच्छे कंसेप्ट के साथ। तो चलते हैं अगले पार्ट में मिलेंगे आपको पार्ट 4 में जिसमें हम आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जेईई मेन के 2019 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे देखेंगे।